नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक वोट, सिर्फ एक वोट में कितनी ताकत हो सकती है? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। हम भारतीय लोकतंत्र के बिल्कुल दिल में उतरेंगे, यानी इसके चुनाव, और देखेंगे कि ये असल में हमारे देश को कैसे शेप देते हैं। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी कहानी सुनेंगे, फिर कुछ बड़े सवालों पर बात करेंगे, जैसे कि भाई चुनाव जरूरी ही क्यों है, हमारा सिस्टम आखिर है कैसा, और ये जो इतनी पॉलिटिकल कंपटीशन होती है ये अच्छी भी है या बुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपनी कहानी शुरू करने के लिए चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। चलते हैं 1987 के हरियाणा में। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक चुनाव, सिर्फ एक चुनाव, सत्ता का पूरा खेल पलट सकता है। और ये था वो वादा। मेरी सरकार का पहला काम किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ करना होगा। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं था, ये एक बहुत पावरफुल प्रॉमिस थी जो उस वक्त के विपक्षी नेता चौधरी देवीलाल ने की थी। देखिए, उस समय बहुत से किसान और छोटे व्यापारी मौजूदा सरकार के राज में मुश्किलों से जूझ रहे थे, तो ये वादा सीधा उनकी दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। और ये देखिए, यहां चुनावी राजनीति का पूरा साइकिल हमें देखने को मिलता है। 1982 में कांग्रेस सत्ता में थी। फिर 1987 में देवीलाल ने एक आंदोलन छेड़ा और चुनाव में एक जबरदस्त वादा किया। नतीजा 90 में से 76 सीटें, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया, कर्ज माफ कर दिया। लेकिन राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है ना। सिर्फ 4 साल बाद 1991 में जनता का मूड बदल गया और उनकी पार्टी चुनाव हार गई। तो हरियाणा की ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती है। आखिर हमें इन सब चुनावी लड़ाइयों की, इस पूरे सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? मतलब जरा सोचकर देखिए, अगर हम सब, मतलब 1 अरब से ज्यादा लोग हर छोटे बड़े फैसले के लिए एक साथ बैठें, तो क्या होगा? ये तो एक ऐसी फैमिली मीटिंग होगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। और बस इसी वजह से हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए, ज्यादातर लोगों के पास इतना समय या हर मुद्दे की गहरी जानकारी नहीं होती कि वो हर फैसले में शामिल हो सकें। और वैसे भी करोड़ों लोगों का एक जगह इकट्ठा होना तो नामुमकिन है। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी तरफ से फैसले लेने के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को। और चुनाव बस वही मैकेनिज्म है, वही तरीका है जिससे ये चुनाव होता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी चुनाव को हम लोकतांत्रिक कब कह सकते हैं? क्या हर चुनाव डेमोक्रेटिक होता है? नहीं। इसके लिए कम से कम 5 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहला, हर एक अडल्ट को वोट का अधिकार हो और हर वोट की कीमत बराबर हो। दूसरा, चुनने के लिए वाकई में ऑप्शंस हों, अलग अलग पार्टियां हों। तीसरा, चुनाव रेगुलरली होते रहें। चौथा, जिसे लोग चुने असल में वही जीते। और पांचवा और सबसे जरूरी, पूरी प्रक्रिया फ्री एंड फेयर हो, बिना किसी डर या दबाव के। तो अब जब हम ये बुनियादी सिद्धांत समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि भारत के अपने सिस्टम में ये सब कैसे काम करता है। देखिए, पूरे देश को चुनाव के लिए अलग अलग इलाकों में बांटा जाता है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर इलाके के वोटर्स मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और इस मैप पर जो लाल और हरे इलाके दिख रहे हैं, वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ये इसलिए ताकि समाज के हर वर्ग को संसद में आवाज मिल सके। और जब बात नेशनल इलेक्शंस की होती है, यानी लोकसभा चुनावों की, तो पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। जी हां, 543। इसका मतलब ये हुआ कि 543 लोग चुने जाते हैं जो संसद में पूरे देश की आवाज बनते हैं। अच्छा, वोट डालने से पहले एक बहुत जरूरी चीज होती है, वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल। इसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो वोट देने के लायक हैं। इसे आप चुनाव की ऑफिशियल गेस्ट लिस्ट समझ सकते हैं। अगर लिस्ट में नाम है तभी वोट दे सकते हैं, वरना नहीं। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि सिर्फ 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिक ही वोट दें। और ये देखिए, ये बिहार की एक असली वोटर लिस्ट का हिस्सा है। ये देखना कितना फैसिनेटिंग है ना, कि वोट का अधिकार जैसी एक बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी बात कैसे एक असली कागज पर एक नाम, एक आईडी नंबर के रूप में दर्ज हो जाती है। ये हर नागरिक को एक पहचान और एक आवाज देती है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जो चुनावों को इतना दिलचस्प और कभी-कभी इतना कंट्रोवर्शियल भी बना देती है, कंपटीशन, यानी राजनीतिक मुकाबला। सवाल यह है कि पार्टियों के बीच ये जो लगातार खींचतान चलती रहती है, ये देश के लिए अच्छी है या बुरी? ये कार्टून्स इस पूरी कहानी को कितनी अच्छी तरह से दिखाते हैं ना।
एक तरफ नेता हैं जो वादों की पोटली लेकर आते हैं और दूसरी तरफ है वोटर जिसके हाथ में असली ताकत है। लेकिन अक्सर सवाल यही उठता है कि चुनाव के बाद उन वादों का क्या होता है। तो देखिए, पॉलिटिकल कंपटीशन एक दो धारी तलवार की तरह है। इसके नुकसान भी हैं। ये समाज में गुटबाजी पैदा कर सकती हैं, पार्टियां जीतने के लिए कई बार गंदे ट्रिक्स अपनाती हैं और शायद इसी वजह से कई अच्छे लोग राजनीति में आना ही नहीं चाहते। लेकिन इसके फायदे भी हैं। यही कंपटीशन पार्टियों को मजबूर करता है कि वो लोगों के मुद्दों की बात करें। यही हमें अकाउंटेबिलिटी देता है, मतलब जो नेता काम नहीं करेगा उसे अगले चुनाव में हटाया जा सकता है। और यही नेताओं को सत्ता में बने रहने के लिए जनता की सेवा करने को मोटिवेट करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिस्टम इस तरह से बना है कि नेताओं का सेल्फ इंटरेस्ट भी, मतलब सत्ता में बने रहने की उनकी इच्छा भी, जनता के काम आ सकती है। बिल्कुल एक दुकानदार की तरह। अगर उसे अपना बिजनेस चलाना है तो उसे ग्राहकों को अच्छी सर्विस देनी ही पड़ेगी। उसी तरह अगर किसी पार्टी को सत्ता में रहना है तो उसे जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिस्टम सच में नेताओं को जनता की सेवा करने पर मजबूर करता है, या फिर ये उन्हें सिर्फ अगला चुनाव जीतना सिखाता है? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल भारतीय लोकतंत्र के दिल में बसा है। और अगली बार जब चुनाव हो तो इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।